हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, जब रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, सन से जब हीट आई अर्थ तक, उसकी लाइट जो आई, तब उस जब वो लाइट सन से अर्थ तक आई, उसके बीच में क्या हुआ? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि वो जो रेडिएशंस हैं वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन तो हुआ होगा, है ना? आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जब सन की एनर्जी अर्थ तक आती है तो वो एटमॉस्फेयर और सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम इन इंटरेक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहला इंटरेक्शन जो है वो हम देखेंगे स्कैचरिंग, कि स्कैचरिंग क्या है। ठीक है, स्कैचरिंग मतलब रेडिएशन का पार्टिकल से टकरा कर डायरेक्शन चेंज कर देना। ठीक है, मैंने बताया जैसे कि लाइट होती है, रेडिएशंस, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, फोटॉन्स हम जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स से टकराते हैं। रेडिएशन का टकराव होता है पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और भी बहुत सारे, पोल्यूशन हो गया जैसे, और जैसे क्लाउड्स, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, तो रेडिएशन इनके साथ टकराती है, इनके कांटेक्ट में आती है। एटमॉस्फेयर में मैं जैसे बता रहा हूँ कि गैसेस भी हो गई है ना, और जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब सनलाइट इनसे टकराती है तो एनर्जी इधर उधर स्प्रेड हो जाती है। इसी को क्या कहेंगे हम? स्कैचरिंग। रिलीफ स्कैचरिंग, जैसे रिलीफ स्कैचरिंग, अब देखो ये रिलीफ जो है इज अ टाइप ऑफ स्कैचरिंग। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्कैचरिंग क्या है, कि कौन कौन सी है। एक होती है रिलीफ स्कैचरिंग, दूसरी है माई स्कैचरिंग, और तीसरी है नॉन सेलेक्टिव स्कैचरिंग। ओके, रिलीफ स्कैचरिंग क्या है? सिंपल, आपको मैं ये बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रिलीफ स्कैचरिंग है, पार्टिकल का साइज यहाँ पर स्मॉल होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ी होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है? बड़ी है, पार्टिकल्स का साइज जो है वो छोटा होगा। इसी वजह से क्या होता है, जो स्काई होता है ना, आपको ब्लू दिखाई देता है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, स्काई का ब्लू दिखना। ब्लू क्या है? ये एक स्पेक्ट्रल रेडिएशन जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, स्पेक्ट्रम में आपने जो पढ़ा था, एक बैंड है ब्लू। तो यहाँ पर इस वेवलेंथ की जो वैल्यू है ना, वो रेंज जो है वो ब्लू है, ब्लू रेंज के आसपास है। ओके, 0.4 कुछ ऐसे करके। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज इससे भी छोटा है। ठीक है, इससे भी छोटा है, ब्लू से भी छोटा पार्टिकल का साइज होगा। तो ये जो आप तक जो विजिबल रेंज में आपको ये जो रेडिएशन का ये जो रेंज आपको दिख रही है, कौन सी दिख रही है? ब्लू रेंज दिख रही है। इसीलिए आपका जो आसमान है, ब्लू स्काई आपको दिखता है, इसी के कारण दिखता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्कैचरिंग, तो यहाँ पर जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, एग्जाम्पल इसकी एक गैस मॉलिक्यूल्स है, ब्लू स्काई दिखना। एक और इसकी एग्जाम्पल हो सकती है सनसेट के टाइम, तब आपको येलो और रेड रेड दिखता है ना? तो ये भी क्या है? रिलीफ स्कैचरिंग का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, इसका ये जो डेरिवेशन है कि स्कैचरिंग, रिलीफ स्कैचरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि जो पार्टिकल साइज है या स्कैचरिंग जो हो रही है, अगर हमारा जो वेवलेंथ है 4 टाइम्स बड़ी है, ओके, तो क्या होगा? पार्टिकल जो साइज है वो छोटा होगा। मतलब वेवलेंथ 4 टाइम्स बड़ी होगी, इसमें 4 टाइम्स बड़ी होगी। अगर सपोज पार्टिकल का साइज सपोज 2 है, तो वेवलेंथ 2⁴ कर लो, सो कितना होगा? यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप।
ओके, तो ये है आपका रिलीफ स्केचरिंग। अब सेकंड है आपका माइस स्केचरिंग। माइस स्केचरिंग में क्या होता है, आप इसको याद रखने के लिए पार्टिकल का साइज यहाँ पर क्या है, इक्वल होगा वेवलेंथ के। रिलीफ स्केचरिंग में क्या था, स्मॉल था, छोटा था, है ना, लेस देन था वेवलेंथ से। अब यहाँ पर इक्वल होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो आते हैं, यहाँ पर जो है आपके डस्ट आ गया, स्मोक आ गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सो ऑल विजिबल वेवलेंथ स्केचर्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विजिबल रेंज में सभी वेवलेंथ जो होती हैं स्केचर हो जाती है। जहाँ वहाँ पर आपको ब्लू स्काई दिख रहा है, अगर आपको ब्लू स्काई दिख रहा है तो वो रिलीफ स्केचरिंग होगी। अब यहाँ पर मिक्स है सब, मतलब कि ऑल विजिबल हेजी स्काई हो जाना, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई माई स्केचरिंग है। या आपको कभी कभी क्लाउड्स दिखते हैं, ये सब डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इसी की एग्जांपल है। आपको कभी कभी पोल्यूशन हमारे सिटी में आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम कहेंगे माई स्केचरिंग। आपके पास सन की रेडिएशंस तो आ रही होती है, लेकिन माई स्केचरिंग के कारण क्या होता है, वो रेडिएशन स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, आपको फिर पोल्यूशन ही पोल्यूशन, दिल्ली की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, तो माई स्केचरिंग है। आपको वहाँ पे स्काई जो है वो ब्लू नहीं दिखेगा, वहाँ पर पोल्यूशन ही आपको दिखने वाला है। तो ये एक एग्जांपल है माई स्केचरिंग के लिए, समझने के लिए, ठीक है, हो गए। तो यहाँ पर आपको यहाँ इसका फॉर्मूला या डेरिवेशन नहीं है, आप सिंपल ये अंडरस्टैंड रख सकते हो, पार्टिकल का साइज जो है वेवलेंथ के इक्वल रहेगा। नाउ थर्ड इज जो नॉन सेलेक्टिव स्केचरिंग। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि जो रिलीफ स्केचरिंग है ना, इसको हम एक और इज आल्सो नाउन एज मॉलिक्यूलर स्केचरिंग। ओके, माई स्केचरिंग, ये जो रिलीफ स्केचरिंग और माई स्केचरिंग है, ये दोनों सेलेक्टिव स्केचरिंग है। ओके, और जो नॉन सेलेक्टिव स्केचरिंग है, ये इसको हम जियोमेट्रिक स्केचरिंग भी कहेंगे, इज आल्सो नाउन एज जियोमेट्रिक स्केचरिंग। तो इनके थोड़े से ये याद रख लो कि इनको और क्या क्या बोलते हैं हम। ओके, एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। नॉन सेलेक्टिव स्केचरिंग इज आल्सो नाउन एज जियोमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव स्केचरिंग में क्या होगा कि जो पार्टिकल के साइज हैं इसमें बड़े हैं, वेवलेंथ जो है वो छोटी हो गई। अब पार्टिकल के साइज यहाँ पर वेवलेंथ से ज़्यादा है। ओके, ऑल वेवलेंथ स्केचर, जैसे बहुत बड़े बड़े बादल का दिखना, वाइट क्लाउड्स, क्या होता है जब बारिश होती है बहुत बड़े बड़े बादल आ जाते हैं, तब आपको उस केस में कौन सी स्केचरिंग दिखेगी, नॉन सेलेक्टिव। ओके, यहाँ पर पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है आपकी वेवलेंथ से, तो आपको यही याद रखना है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, और सब वेवलेंथ जो है इक्वली स्केचर करती हैं। क्लाउड्स वाइट दिखेंगे इसमें, क्लाउड्स अपीयर वाइट, तो ये इसकी एग्जांपल है नॉन सेलेक्टिव स्केचरिंग। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा स्केचर होती हैं इसमें, तो आपको ये समझना है, आपको ये याद रखना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन क्या है। अब दूसरा जो इंटरेक्शन होता है वो होता है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्केचरिंग हुआ, आपका जो रेडिएशन आया सन से वो क्या हुआ, स्केचर हो गया। अब सेकंड थिंग, अब सेकंड चीज़ क्या होगी इसमें, एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या एब्जॉर्प्शन है भाई, एब्जॉर्प्शन में अक्कर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू हीट। अब सन की रेडिएशंस कुछ तो धरती पे पहुंच गई और कुछ स्कैचर हो गई, और एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्प्शन को देखने को मिलता है आपको। एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन जो है रेडिएशन का किसी गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाना। ओके, तो वो जो गैसेज हैं वो इसको एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, इन रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ रेंजेस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको समझेंगे हम, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती हैं। ये बता रहा है कि जो रेडिएशंस, मैं बताया कि रेडिएशंस में ही आपके वेवलेंथ्स हैं, है ना, बैंड्स हैं। ये मैं आपको देखो, इसके लिए ये तभी समझ आएगा अगर आपने बेसिक समझा होगा। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल जैसे ओजोन, ठीक है, ओजोन होता है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, तो वो किसको एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को। ठीक है, यूवी रेज इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन ही स्पेक्ट्रम है, उसी के जो रेडिएशन है ना उस इसी में सब कुछ है, ये विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, ये सब बातें। ठीक है, सेकंड वाटर वेपर्स, ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है थर्मल इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर विंडो कॉन्सेप्ट आता है, और इसी से इन एब्जॉर्प्शन में आप पढ़ोगे एटमॉस्फेरिक विंडोज। इसका मतलब ये होता है कि
एटमॉस्फेरिक विंडो जो है इसमें आपकी जो रेडिएशंस है ना पास हो जाती हैं वो, ठीक है। जो रेडिएशन पास हो रही है ना उनको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक विंडोज़। जो रेडिएशन पास नहीं है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ धरती तक हमारी पहुंच जाती हैं। आप समझ रहे हो। देखिए ये यूवी रेज होती है जो बहुत हार्मफुल होती है। इसका कुछ ही पार्ट जो है वो धरती तक आता है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ठीक है, यूवी रेज को जो होता है वो कौन इसको एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर में ही ये एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर देखो सनलाइट हिट ब्लैक सरफेस, सिंपल एग्जांपल इसमें लिखी हुई है, सरफेस एब्जॉर्ब्स लाइट एंड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसके जो मेजर आप ये याद रखना कि एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है ये कौन कौन सा है, ओजोन है, वाटर वेपर है, और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझना है इसको। एनर्जी का इंटरेक्शन आप देखो, यहाँ पर एनर्जी इंटरेक्शन होती है। इंसिडेंट मतलब कि रेडिएशन आई, फिर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन, अभी हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन का, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है प्लस ट्रांसमिटेड होता है। ये सभी तीनों ये चीज़ें होती हैं ना इंटरेक्शन की, ये सब किसके ऊपर होंगी, इंसिडेंट। यानी कि इंसिडेंट का मतलब है जो टोटल रेडिएशन आपकी अर्थ तक आ रही है। सो एटमॉस्फेरिक विंडो भी हमने समझ लिया, ठीक है। सरफेस एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एब्जॉर्प्शन हो गया, ऑब्जेक्ट अलग वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा, वेजिटेशन रेड एब्जॉर्ब है ना, वाटर इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है। जो अर्थ सरफेस पर हम जब जाते हैं तो जो वेजिटेशंस होती हैं वो भी एब्जॉर्ब करती है ना रेडिएशंस को। वो किस ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस रेंज को करती है, वो किस वेवलेंथ को, रेड एब्जॉर्प्शन। और वाटर किसको करता है, इंफ्रारेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और सॉइल मॉडरेट एब्जॉर्ब करेगी। सो ये एब्जॉर्प्शन का था, ठीक है। अब थर्ड है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम समझेंगे कि जब भी रेडिएशन अर्थ से इंटरेक्ट करती हैं या एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है, तीसरी चीज़ होगी हमारी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाउंस ऑफ ए सरफेस एंड रिटर्न इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन का सरफेस से टकरा कर वापस चले जाना, इसी को हम कहते हैं ना, यही एनर्जी सैटेलाइट सेंसर डिटेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन अभी पीछे हमने जैसे बात की रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में ही, तो जो रिफ्लेक्शन हमें मिलता है या तो उसी से हम पता करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसमें दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत है हमें। वैसे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिटर्न, जो भी होता है उसमें ये दोनों इज इक्वल होते हैं, ठीक है। जो एंगल आपका इंसिडेंट जो आई रेडिएशन और जो इससे रिफ्लेक्ट होकर बैक वापस इक्वल रहता है, ये दोनों। दो तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, देखिए स्पेकुलर जो होता है ना ये स्मूथ सरफेस के लिए है। जो स्मूथ सरफेस होगा, जैसे आप पानी को देखते हो बिल्कुल स्मूथ होता है, तो यहाँ पर आपको कौन सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, स्पेकुलर, यानी कि एक डायरेक्शन में। जैसे कि इंसिडेंट उस पर रेडिएशन पड़ा और वहाँ से बाउंस हो गए, बिल्कुल उसी के ऊपर स्पेकुलरी एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। मिरर हो गया, कॉम वाटर हो गया, ये सभी इसी की एग्जाम्पल है। एनर्जी रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, ये याद रखना, वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आप कभी देखना मिरर पे टॉर्च लगाना, तो आप देखेंगे वो टॉर्च की जो रेज वो उसमें गई और जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में। आप ये तो नहीं बोलते हो ना कि हाँ भाई हमने मिरर पे टॉर्च लगाया और हमें बहुत सारी डायरेक्शन में हमें रिफ्लेक्शन मिला, नहीं, एक ही डायरेक्शन में आपको मिलता है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। तो दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये रफ सरफेस के लिए होता है, सोइल वेजिटेशन, ये रफ सरफेस के लिए होगा, यानी कि एनर्जी यहाँ पर स्केचर मल्टीपल डायरेक्शन में स्केचर करेगी एनर्जी, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन नहीं होगी, मल्टीपल होगी। तो इसे हम लैम्बर्टियन सरफेस भी कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे लैम्बर्टियन, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में हाई लेवल कॉन्सेप्ट है ये। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसे कहेंगे। सो देखो यहाँ पर सनलाइट बाउंस बैक फ्रॉम ए मिरर इज इक्वल टू एनर्जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, ठीक है। एनर्जी स्केचर करेगी, ठीक है। तो ये सनलाइट बाउंस बैक फ्रॉम ए मिरर, ये किसके इक्वल होगी, एनर्जी,
ये जो एनर्जी होती है ना, रिफ्लेक्ट एनर्जी ही होती है वो, जो आपके बैक बाउंस करेगी। अब यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आपने पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन वहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, है ना, वेवलेंथ और उसके बीच में हम जो ग्राफ पढ़ते थे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ट्रांसमिशन में क्या होगा, देखिए हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ये ट्रांसमिशन क्या है, देखिए रेडिएशन का सरफेस के अंदर से पास हो जाना। अब यहाँ पर रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस तक पहुँची, तो वो जो रेडिएशन है ना, पहले एटमॉस्फेयर से होके आई, फिर अर्थ सरफेस तक पहुँची। पहले एटमॉस्फेयर से वहाँ पर क्या हुआ, जो भी पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल्स थे या कोई भी पार्टिकल थे, उसमें भी ट्रांसमिट होके ही वो अर्थ सरफेस तक पहुँची है। आप ऐसे ही नहीं पहुँच गया वो, ट्रांसमिट मतलब सरफेस से पास हो जाना। आप समझ रहे हो, जैसे एक कांच का गिलास है, जब मतलब एक मिरर जैसा है, ट्रांसपेरेंट है, अगर उसमें आप टॉर्च लाइट लगाते हो ना, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चलाई जाती है, यानी कि वो ट्रांसमिट कर जाती है, उसमें से ट्रांसमिट हो जाना। ओके, तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसमिशन। वाटर में लाइट थोड़ी डेप्थ तक पेनिट्रेट करती है, ये भी ट्रांसमिशन है। ग्लास में लाइट पास होती है, जो मैंने अभी समझाया आपको, है ना। मीडियम विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है आपको, तो बहुत सिंपल है ये समझना, है ना। टोटल ट्रांसमिशन, ग्लास क्लीन वाटर हो गया, ग्लास क्लीन वाटर, क्लाउड, थिन प्लास्टिक, मेटल, ये सब हाई ट्रांसमिशन। कहाँ, सनलाइट बाउंस बैक फ्रॉम ए मिरर, ये तो उसके लिए आ गया ना आपका, रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसमिशन है, बस ये इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एमिशन। अब देखिए एमिशन में क्या होगा, एमिशन जो है ऑब्जेक्ट का अपनी हीट एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करना। अब देखो क्या होता है, जब एक एग्जांपल देता हूँ, एक बाल्टी में आप पानी गर्म करते हो ना, तो पानी गर्म होने के बाद उसमें से जो हीट निकलती है, उसी को तो हम एमिशन कहते हैं। अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एमिट रेडिएशन ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, जो बाहर से एनर्जी आई, वो तो चलो ठीक है, वो रॉड लगा के आप, है तो बाहर की एनर्जी है ना, कोई भी रॉड लगा के, या कोई जैसे यहाँ पे आप धूप में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है, तो धूप में आप देखो पानी रखना, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के कारण आपका जो एमिशन होगा, यहाँ पर पानी बॉयल होगा, उसी को हम, वो जो एनर्जी होती है, वो जो बॉयल होके पानी उबलता है, रेडिएशंस निकलती हैं, एमिशन, उसे एमिशन कहेंगे हम। ओके, तो एमिशन हर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, रेडिएशन एमिट करता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे लॉ हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हम बड़े अच्छे से डीपली समझेंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, वेन्स लॉ है, इन्होंने एमिशन के ही बारे में, ब्लैक बॉडी के लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होता है ना हमारा, वो परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बर, है ना। तो ये इनके लिए ये साइंटिस्ट जो थे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स लॉ, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इसके बारे में, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में समझाए, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आयरन, हॉट आयरन है, ग्लो करना उसका, एमिट एनर्जी, जब वो ग्लो करती है, वो इसका मतलब है एमिट कर रही है, एनर्जी को एमिट कर रही है ना। पहले गर्म हुई, फिर धीरे 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 धीरे, अब यहाँ पर ये गर्म हो रही है, ये भी रेडिएशंस बना रही है। देखो एक मैं बताता हूँ, जैसे सेंसर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पासिव सेंसर होता है, एक एक्टिव सेंसर होता है। तो एक्टिव जो होता है ना, वो खुद से एनर्जी, खुद की एनर्जी बनाता है। रेडिएशन जो उसको खुद की होती है, वो फोटो लेकर अर्थ सरफेस पे जो भी है कैप्चर करके, वो खुद की ही एनर्जी से आप, तो ये इसको एक्टिव सेंसर कहेंगे। वो एक्टिव सेंसर इस तरह से काम करते हैं। और पासिव होता है, यानी कि सनलाइट होगी दूसरी, वो उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन होता है, यानी कि खुद नहीं करता है वो, पासिव में। तो ये हम ये भी समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर एमिट एनर्जी हुई, हॉट आयरन, यानी कि आपने किसी लोहे के रॉड को गर्म किया, ठीक है, पहले गर्म हुई धीरे धीरे, फिर उसके बाद वो ग्लो होने लगी, यानी कि एनर्जी उसमें से एमिशन होने लगा। तो ये बहुत सिंपल है। ऑल ऑब्जेक्ट विद द टेम्परेचर, हाँ ऑब्वियसली 0 से केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, है ना।
तो टेम्परेचर तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ही तो ये आपको पता चलेगा। अर्थ एमिट हीट करेगा। थर्मल का कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी, तो ये हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ये, ठीक है। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन और वेन्स लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, एमिसिविटी देख सकते हैं हम यहाँ पर, एमिसिविटी को पढ़ेंगे कि एमिसिविटी क्या है। वही है, एमिशन है, रियल ऑब्जेक्ट आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज। एक्चुअल में देखा जाए कि रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके सामने क्या है, कोई दीवार है या कोई गाड़ी हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। वो परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़ की तरह वो नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल ये सच है। तो एमिसिविटी भी यही है। अगर हम इसकी एक रेंज होती है 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज होती है। सपोज एमिशन इज़ 0 to 1, सपोज, ठीक है। ऐसा है नहीं कि जैसे एप्सिलॉन, ये है ना, एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1, तो रियल सरफेस के लिए एक से कम एमिसिविटी होगी आपकी, और ब्लैक बॉडी के लिए 0 to 1 के बीच में। अगर हमारी एमिशन यानी कि एमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है तो वो ब्लैक बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब 100% वो एमिट कर रही है। तो मैंने कहा कि ब्लैक बॉडी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और ज़ीरो एमिशन है तो गोल्ड हो गया। वो जो गोल्ड होता है ना, वो इतना एमिशन नहीं करता है वो। तो ज़ीरो एमिशन, ई की वैल्यू 0 है तो सपोज, तो ये गोल्ड को बताएगा, ठीक है। तो रियल सरफेस है, लेस देन 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ये। सो देखो यहाँ पर ब्लैक बॉडी के लिए एमिशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि E इज़ इक्वल टू 1 है और रियल सरफेस 1 से कम हो सकता है। तो इसको और अच्छे से हम समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, प्लैंक लॉ भी होगा इसमें, और वेन डिस्प्लेसमेंट, वेन लॉ, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।